हेलो बच्चों, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और हमने लास्ट क्लास में प्लांट किंगडम कंप्लीट कर लिया था और अब हम शुरुआत करते हैं मॉर्फोलॉजी से। मॉर्फोलॉजी में से भी हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले रूट से। रूट से यहाँ पे शुरुआत करेंगे। उससे पहले आप देख लो कि ये पादप का चित्र है। पादप के इस चित्र में ये एनसीईआरटी का पहला डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम में आपको प्ररोह तंत्र एवं मूल तंत्र के बारे में बताया हुआ है। आप देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्ररोह तंत्र है और फिर इसके बाद में मूल तंत्र है। तो यदि मैं बीज की बात करूं तो इस बीज के अंदर प्ररोह का निर्माण होता है और यहाँ पे मूलांकुर का निर्माण होता है। प्रांकुर और मूलांकुर बनते हैं। तो प्रांकुर से बनता है आपका प्ररोह। ये प्रांकुर से जो प्रांकुर होगा आपके इस प्रांकुर से बनेगा प्ररोह का निर्माण और मूलांकुर से किसका निर्माण होगा? यहाँ पे मूल तंत्र का निर्माण होगा। तो शुरुआत करेंगे हम मूल से। देखो यहाँ पे शुरुआत जब मूल से करते हैं तो कुछ यहाँ पे बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है मूल के लिए। जैसे धनात्मक क्या है, ऋणात्मक क्या है, तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं ये कि ये जो आपकी मूल है, ये नीचे की तरफ जा रही है तो ये क्या है? धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती है, ठीक है। लेकिन ये आपके प्रकाश की तरफ ही इसको प्रकाश नहीं मिल रहा है तो ये क्या है? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है और प्ररोह के लिए ये ठीक उल्टा हो जाता है। तो ये छोटी छोटी से पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। रूट की बात करें, मूल की बात करें तो 3 प्रकार की मूल होती है, आपको अच्छे से पता है। एक होती है मूसला मूल, दूसरी होती है जकड़ा मूल और तीसरी होती है अपस्थानिक मूल। पर सबसे पहले मूसला मूल को देख लेते हैं। मूसला मूल मूलांकुर से विकसित होती है और यह द्विबीजपत्री पादपों में इसे ज्यादातर देखा जाता है। मूसला मूल के लिए 2 ही बिंदु याद रखने हैं। एक तो यह मूलांकुर से इसकी उत्पत्ति होती है और ये द्विबीजपत्री पादपों में देखी जाती है और फिर यहाँ पर मूसला मूल से द्वितीयक तृतीयक शाखाएं निकलती हैं। तो शुरुआत में ये एक विकसित प्राथमिक मूल होती है और फिर इसके पार्श्व में यहाँ से मूलें निकलेंगी और यह शाखाएं बनती जाती हैं, द्वितीयक तृतीयक इस तरह से इसकी शाखाएं निकलती जाती हैं। तो इसलिए इसे हम कहते हैं मूसला मूल। उदाहरण है सरसों। बात करेंगे अपस्थानिक मूल की। अपस्थानिक मूल जो कि पौधे के किसी भी भाग से निकल आती है उसे हम अपस्थानिक मूलें कहते हैं। अपस्थानिक मूलों के बाद में अपन जकड़ा मूल की बात करें तो ये एक बीजपत्री पादपों में ज्यादातर देखी जाती है। इसमें सबसे पहले प्राथमिक मूल बनती है और वो प्राथमिक मूल अल्पकालिक होती है। अल्पकालिक मूल खत्म हो जाती है और उसके पास जो पार्श्व मूलें होती हैं वह जाल बना लेती है या फिर आप ये कहें रेशेदार संरचना बना लेती है। तो इस प्रकार के मूल को हम बोलते हैं जकड़ा मूल। इसे फाइब्रस मूल भी कहा जाता है। तो फाइब्रस मूल यहाँ पे गेहूं में देखी जाती है। ध्यान रखना कि शुरुआत में क्या बनती है? प्राथमिक मूल, लेकिन वह क्या हो जाती है? वह अल्प विकसित होती है, अल्पकालिक होती है और फिर वो खत्म हो जाती है और आसपास की मूलें विकसित हो जाती हैं और फाइब्रस के समान हो जाती है। यहाँ आप देखो ये डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में ये बीज का डायग्राम है बच्चों, ये सीड का डायग्राम दिया हुआ है और इस बीज के डायग्राम में आप देखो कि मूलांकुर को निकलते हुए बताया गया है। अधिकतर बीजों में सबसे पहले मूलांकुर निकलता है। क्या निकलता है? मूलांकुर निकलता है और मूलांकुर से यहाँ पर मूल का निर्माण होता है। यहाँ पे आपको इस मूसला मूल के बारे में बताया हुआ है और फिर फाइब्रस रूट के बारे में, जिसको जकड़ा मूल हम कहते हैं, इसके बारे में बताया हुआ है। मूल के क्षेत्र ये इंपॉर्टेंट है नीट के एग्जामिनेशन से। इसमें से 2-3 क्वेश्चन पहले ही पिछले एग्जाम में आ चुके हैं कि मूल के क्षेत्र बताइए। तो मूल में यहाँ पे 3 क्षेत्र हैं। एक तो है ये वाला जिसको अपन बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सक्रियता वाला जोन या फिर इसे मेरिस्टेमेटिक जोन भी कहते हैं। यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं वो लगातार विभाजन करती रहती हैं और विभजोतक प्रकार की कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। बच्चों, विभजोतक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि लगातार विभाजन करती हैं और इनमें ये जो कोशिकाएं हैं ये छोटे छोटे आकार की होती हैं और कोशिका द्रव्य इसमें ज़्यादा होता है और इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। और ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये वाली संरचना, यह संरचना
इसे हम मूल गोप कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? मूल गोप कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है दीर्घीकरण क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाएं लंबी होती हैं और यह इस मूल की लंबाई में वृद्धि या दीर्घीकरण करने में सहायता करती हैं। जो कोशिकाएं यहाँ पे छोटी छोटी सी कोशिकाएं थी, यही कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? दीर्घीकृत हो जाती हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? दीर्घीकरण क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र के बाद में तीसरा जोन आता है परिपक्वन क्षेत्र। परिपक्वन क्षेत्र में यहाँ पे आपको रेशे या अंगुली के समान संरचनाएं दिखाई देंगी। इसे हम मूल रोम कहते हैं और मूल रोम का कार्य क्या होता है? खनिज लवणों का अवशोषण। खनिज लवणों का अवशोषण। खनिज लवणों का अवशोषण करने का काम कौन करती है? मूल रोम करती है। तो इस मूल के 3 भाग आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या रखोगे आप? सबसे पहला जोन यहाँ पे कौन सा है? सबसे पहला जोन है यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक, दूसरा जोन है दीर्घीकरण और तीसरा है परिपक्वन क्षेत्र। मूलों के रूपांतरण, देखो मूलों के रूपांतरण अलग अलग कार्य के लिए हुए हैं। सहायता देने के लिए हुए हैं, भोजन संचय के लिए हुए हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए हुए हैं। अलग अलग कार्यों के मूलों के रूपांतरण देखे गए हैं। मूसला मूल में देखे गए हैं, अपस्थानिक मूल में देखे गए हैं। सबसे पहले हम मूसला मूल के रूपांतरण देख लेते हैं। यहाँ पे भोजन संचय के लिए रूपांतरण दिया हुआ है। इसमें ये शंकु रूपी है, ये तर्कु रूपी है, ये कुंभी रूपी है, ये कंदिल है। तो शंकु रूपी में आता है आपके गाजर, तर्कु रूपी में आता है मूली, कुंभी में आता है आपके चुकंदर या शलजम, कंदिल में आता है गुलेबास या मिराबिलिस। ठीक, इसको याद रख लेना है। याद नहीं होता है तो फैंसी आंटी से याद रखो। फैंसी आंटी जो होता है उसे याद रखो। एफ का मतलब फ्यूजिफॉर्म रूट, ठीक है। ए का मतलब यहाँ पे एन का मतलब हुआ नेपिफॉर्म, और सी का मतलब यहाँ कॉनिकल, और टी का मतलब यहाँ पे ट्यूबरस। तो फैंसी आंटी से आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये याद करने का तरीका बता रही हूँ बस आपको, अगर वैसे भी आपने याद कर लिया होगा। गाजर किसका है? शंकु रूपी, क्योंकि शंकु के जैसे समान दिखाई देता है। तर्कु रूपी में मूली है। ये जो है आपको चुकंदर या शलजम के समान संरचना दिखाई दे रही है। यह संरचना कुंभी रूपी की है। कंदिल जिसका कोई आकार एवं आकृति नहीं होती उसे हम बोलते हैं कंदिल। और कंदिल किस में पाया जाता है? कंदिल आपके पाया जाता है गुलेबास या मिराबिलिस में पाया जाता है। तो ये चारों उदाहरण जो मैंने आपको बताए हैं, ये चारों के चारों भोजन संचय के लिए रूपांतरित होने वाली मूले हैं। ठीक है, ये चारों की चारों मूले किस लिए रूपांतरित हुई है? भोजन संचय करने के लिए हुई है। अब यहाँ पे हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए बात करेंगे तो इन मूलों में आपको इस प्रकार की गांठें दिखाई देंगी और इन गांठों को नोड्यूल्स कहा जाता है। यहाँ पे बच्चों आपको गांठें दिखाई देंगी और इन गांठों को नोड्यूल्स कहा जाता है। इन गांठों में जीवाणु होता है जिसे हम बोलते हैं राइजोबियम जीवाणु, और ये जो राइजोबियम जीवाणु है यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। तो इस प्रकार से यह मूसला मूल के रूपांतरण है। मूसला मूल का दूसरा रूपांतरण आप देखो श्वसन के लिए हुआ है। श्वसन के लिए रूपांतरण हुआ है मूसला मूल का, जिसे राइजोफोरा कहा जाता है। यह जो मूल होती है या फिर इसे श्वसनी मूल भी कहा जाता है। श्वसनी मूल इसे कहते हैं। यह श्वसनी मूल होती है। श्वसनी मूल, श्वसनी मूल। और यहाँ पर ये संरचना बनाई गई है और इन संरचनाओं में यहाँ पर न्यूमेटोफोर्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूमेटोफोर्स। इसको बोलते हैं श्वसन छिद्र, इसको हम कहते हैं श्वसन छिद्र। और इन्हीं श्वसन छिद्र के द्वारा गैसों का विनिमय होता है ऐसी वनस्पतियों में जो कि दलदल में पाई जाती हैं। जो दलदल में पाई जाएंगी उन्हें बोलते हैं मैंग्रोव वनस्पति। और मैंग्रोव वनस्पति में क्या होता है कि दलदल में ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण यह जड़ें दलदल से ऊपर उठ के आ जाती हैं। ठीक है, और इन जड़ों को क्या कहा जाता है? श्वसनीय मूल कहा जाता है। और श्वसनीय मूल में जो अंग होती है या फिर यहाँ पर इस प्रकार के छिद्र होते हैं, इन्हें कहा जाता है न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है। प्रीवियस एग्जाम का ये क्वेश्चन है कि श्वसन मूल किस में होती है? श्वसन मूल किस में होती है? लवणोद्भिद पादपों में, लवणोद्भिद में। इसके अलावा स्वतंत्र उत्प्लावक जलोद्भिद में। कहने का मतलब है कि श्वसन मूल कहाँ उगती है? ये यहाँ उगती है या फिर ये जलोद्भिद या जल में उगती है या मांसाहारी पादपों में या जल मग्न जलोद्भिद पादपों में। तो आपके सामने आंसर दिया हुआ है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था और इसका आंसर क्या है? लवणोद्भिद। इसका आंसर क्या है? लवणोद्भिद मृदा में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अपस्थानिक मूलों के रूपांतरण। अपस्थानिक मूलों के रूपांतरण आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नोड्यूलेटेड रूट है। नोड्यूल्स के फॉर्म
में रूट का मॉडिफिकेशन हो चुका है। यहाँ पे ये आप देखिए कि यहाँ पे मोनिलिफॉर्म, ये इस प्रकार से मालाकार रूप में ये रूपांतरण हुआ है। करेले की जो जड़ें होती हैं उनमें ये मालाकार रूपांतरण देखा गया है। इसके बाद में आप देखिए ट्यूबरस, जिसका कोई आकार एवं आकृति नहीं होती, तो ये शकरकंद में होता है। और स्टिल्ट रूट, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये गन्ने में देखी जाती है। स्टिल्ट रूट की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। स्टिल्ट रूट, ये स्टिल्ट रूट होती है और यह सहारा देने के लिए रूपांतरित होती है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि शकरकंद किसका रूपांतरण है? शकरकंद किसका रूपांतरण है? तने का रूपांतरण है, अपस्थानिक मूल का रूपांतरण है, मूसला मूल का, प्रकंद का, तने का। आपको आंसर बताना है और आंसर आपको अच्छे से पता है कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अपस्थानिक मूल है और अपस्थानिक मूलों में क्या आता है? शकरकंद। तो ये शकरकंद क्या है? अपस्थानिक मूल है। आगे चलते हैं, भोजन संचय के लिए रूपांतरण। तो भोजन संचय के लिए रूपांतरण आप अभी हमने देखा, ये पुलकित मूल है, इसमें शतावर एवं डहेलिया आता है, शतावर डहेलिया। इनकी जो जड़ें होती हैं ये बहुत काम की होती है, आयुर्वेदिक उपचार के लिए लिया जाता है। तो इनकी जड़ें भोजन संचय करके इस प्रकार से नोड्यूलेटेड हो जाती हैं, मालाकार हो जाती है। मालाकार पोर्टुलेका में देखा जाता है, करेले में देखा जाता है। कंदिल मूल, जिसमें आपके शकरकंद आ गया, अभी आपने देखा था, जिसका डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। और वलयाकार मूल भी होती है, जिसमें आती है आइपेकोक। वलयाकार का चित्र नहीं है, मैं यहाँ बता रही हूँ आपको। वलयाकार इस प्रकार से होती है, वलयाकार में इस प्रकार से मूल में वलयनुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं, इसे अपन बोलते हैं वलयाकार मूल। ऐसी मूल जिसमें आपको वलय के आकार की संरचनाएं दिखाई दें तो उसे हम क्या बोलते हैं? वलयाकार मूल। बच्चों यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मूल की बात करें हम, मूल में हमने देखा मूसला मूल के रूपांतरण हमने देखे, अपस्थानिक मूल के रूपांतरण देखे। आपको ध्यान रखना है कि अपस्थानिक मूल में रूपांतरण किस किस वनस्पति में हो रहे हैं और मूसला मूल में किस किस में रूपांतरण हो रहे हैं। आगे चलेंगे, सहारा देने के लिए रूपांतरण। तो सहारा देने के लिए आप देखो कि आपके आसपास आपने देखा होगा, बरगद का पेड़ आपने देखा होगा। तो बरगद के पेड़ में इस प्रकार से ये मूलें निकलती हैं और ये मूलों का काम होता है सहारा देने का काम। ठीक है, ये अपस्थानिक मूलें होती हैं और ये तने या शाखाओं से ही निकल आती हैं। तो इसे हम बोलते हैं प्रोप मूल या अविस्तंभ मूल, ऐसा बरगद में देखा गया है। फिर इसके बाद में आरोही मूल की बात करें तो ये मनी प्लांट में होता है। जटा मूल की बात करें तो मक्का और गन्ना और केवड़ा में होता है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये क्या है आपके? इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, विशेष कार्य के लिए तो परजीवी मूल है। परजीवी मूल देखो, अमरबेल को हम गिलोय बोलते हैं और ये आपके हॉट टॉपिक है गिलोय। ठीक है, हो सकता है आ भी जाए क्योंकि कोरोना काल में सबसे ज्यादा गिलोय लोगों ने खाया है। तो गिलोय को हम क्या बोलते हैं? अमरबेल। और अमरबेल एक ऐसा पादप है जो कि दूसरे पादपों पे उगता है और इसकी जो जड़ें होती हैं वो दूसरे पादपों के ऊपर चढ़ जाती हैं और चूषक की तरह कार्य करती है और पूरा का पूरा जो भी चूसना होता है उसको, सारी चीजें जितने भी उपयोगी पोषक पदार्थ है उनको वो चूस लेती है। तो इसका कार्य होता है परजीवी मूल का। अमरबेल, गिलोय कौन सी है? परजीवी मूल है, ध्यान रखना है। पर्णिल मूल की बात करें तो पर्णिल मूल में आता है आपके बिगोनिया और पत्थर चट्टा। बिगोनिया और पत्थर चट्टा की बात करें तो इसमें देखिए, इसमें कायिक प्रवर्धन भी होता है, कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया भी होती है। पत्थर चट्टा और इसके अलावा एडिएंटम क्या है? एक फर्न है। तो इनमें जो है यह कायिक प्रवर्धन में कार्य करती हैं। जैसे ये पत्थर चट्टा है तो पत्थर चट्टा या इसको क्या बोलते हैं हम? बिगोनिया। तो पत्थर चट्टा बिगोनिया के मार्जिन्स पर यहाँ पे आपको गांठें दिखाई देंगी। यहाँ पे इस प्रकार से ये गांठें दिखाई देती हैं और जहाँ गांठें होती हैं वहाँ पर जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो वहाँ से नए पादप का विकास हो जाता है। ठीक है, यह इसकी चिरकालिक अंग है। ये क्या है? पत्ती पर इसके चिरकालिक अंग है। तो पत्तियों पर ये गांठें, ये नोड्यूल्स पाए जाते हैं जहाँ से नए पौधे का निर्माण होता है। ऐसा एडिएंटम में भी होता है। तो आप ध्यान रखना है, एडिएंटम को हम बोलते हैं वॉकिंग फंड, ये आपको पता है। आगे बात करें तने। अब तने की बात करें हम, तने के बारे में ज्यादा नहीं लिखा हुआ है क्योंकि आपको पता है। तो तने का मुख्य कार्य क्या है? तने पे क्या क्या होता है? पर्व एवं पर्व संधियां होती हैं। ये तना है और इस तने पर यहाँ पे आपके पर्व संधियां होंगी और दो पर्व संधियों के बीच का जो अंतराल है इसे हम क्या बोलते हैं? पर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्व या इंटरनोड बोलते हैं। ये बहुत छोटी बातें हैं, ये हमें पता है। आगे चलते हैं।
अब तने के रूपांतरण हम लोग देखेंगे तो तने के यहाँ पे 3 रूपांतरण होते हैं। जब तना या स्तंभ भूमि के अंदर हो तो भूमिगत रूपांतरण होगा, जब वो वायु में हो या फिर भूमिगत से ऊपर हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, वायवीय रूपांतरण। और तने का कुछ भाग या तो भूमि में हो और भूमि से थोड़ा सा ऊपर हो तो उसे हम बोलते हैं अर्धवायवीय रूपांतरण। उसे हम क्या कहते हैं, अर्धवायवीय रूपांतरण। तो तने के 3 रूपांतरण देखेंगे, तने के 3 रूपांतरण देखेंगे, भूमि के अंदर, भूमि के बाहर और भूमि से अंदर और बाहर। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे अर्धवायवीय रूपांतरण की। अर्धवायवीय रूपांतरण में आपके ऊपरी भूस्तारी, भूस्तारी, अंतःभूस्तारी, भूस्तारी का दिया हुआ है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ऊपरी भूस्तारी का मतलब कि ये भू स्तर के ऊपर है, फिर उसके बाद में भूस्तारी है तो ये भू स्तर से ऊपर जा रहा है, अंतःभूस्तारी है तो भू स्तर के अंदर जा रहा है, और भूस्तारिका है ये जल में है, ये भूस्तारिका है ये जल के अंदर है, जल की सतह पर है। ठीक, तो इस पूरे को याद करने के लिए एक डायग्राम आपको याद रखना और कुछ नहीं करना। इस पूरे को याद रखने के लिए एक डायग्राम याद रखो और बस बात खत्म। ज्यादा आपको इसमें डेप्थ में नहीं जाना है। ये डायग्राम है, इस डायग्राम में बना रही हूँ, यहाँ पर ये डायग्राम मैं आपके सामने बना रही हूँ। इस डायग्राम में मैं क्या कलर पिक करूँ, ये वाला कलर पिक कर लिया मैंने। ठीक है, चलो दिख रहा है आपको। तो ये डायग्राम याद रखो, ये डायग्राम है, इसमें आप देखो कि यहाँ पे ये 2 नोड मैं आपको बता रही हूँ। इस नोड से यहाँ से तो जड़ें निकल रही है, ठीक है, ये दोनों तरफ जड़ें निकल रही है, और यहाँ से निकल रहा है आपके तना, यहाँ से निकल रहा है ये तना। अगर ये तना सीधा जा रहा है, भूमि की सतह के ऊपर है, तो ये कौन सा है, ऊपरी भूस्तारी। ये कौन सा है, ऊपरी भूस्तारी मतलब रनर। ठीक है, अगर सीधा जा रहा है तो ये कौन सा है, रनर। इसका उदाहरण क्या होगा, घास और ऑक्जेलिस। इसका उदाहरण क्या होगा, घास और ऑक्जेलिस। जो गार्डन घास होती है, दूब घास होती है, ये इसका उदाहरण है। यदि भूमि की सतह से ऊपर निकल आता है तो इसे कहा जाता है स्टोलोन। स्टोलोन का मतलब किसी चीज को चुराना। तो आपको क्या चुराना है, आपको जास्मीन को चुराना है, आपको पुदीना को चुराना है। तो जास्मीन, ये इसके उदाहरण क्या हुए, जास्मीन और पुदीना, जास्मीन और पुदीना। हालांकि यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में आपको बता रही हूँ। फिर अगर नीचे से निकलता है, भूमि की सतह से, भूमि के नीचे से होके तना निकलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सकर। सकर का मतलब अंतःभूस्तारी। तो अंतःभूस्तारी में यहाँ पे ये पुदीना है, ये पुदीना है, और पुदीना के अलावा यहाँ पे अनानास है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोवर्शियल है, लेकिन आप इतना ध्यान रखो कि इसमें चमेली है और स्ट्रॉबेरी है और इसमें पुदीना है और इसमें अनानास है। भूस्तारिका की बात करें तो ये पानी में पाए जाने वाले होते हैं, इसे ऑफसेट कहा जाता है। तो मैं इसे ऐसे बना रही हूँ, देखो इसे ऐसे बना रही हूँ। ऐसे जब बना रही हूँ तो इसे समझ जाओ कि ये जो मैं बना रही हूँ तरंगित संरचना, तो इसका मतलब कि यह पादप कहाँ उपस्थित है, जल में उपस्थित है। कहाँ उपस्थित है, जल में उपस्थित है। ये डायग्राम आप याद रखो, आपको आराम से याद रह जाएगा। ठीक है, तो रनर है, रनर है, यहाँ पे स्टोलोन है। रनर के लिए मैंने क्या बनाया है, रनर के लिए ये है, इसमें घास आती है। स्टोलोन के लिए क्या बनाया है, ये जो ऊपर से निकले। सकर के लिए जो नीचे से निकले, और जो पानी में है वो ऑफसेट है। ठीक है, पानी में ऑफसेट का उदाहरण क्या है, पिस्टिया, जलकुंभी, ये इसके उदाहरण है। ऑफसेट, ठीक है, ऑफसेट का मतलब अपसेट, जो अपसेट हो गया, क्या अपसेट हो गया, पिस्टिया अपसेट हो गया, जलकुंभी अपसेट हो गया। तो ये ऐसे आप याद रखो, ये उदाहरण आपको याद रखने हैं। अब आगे बात करें, आगे भूमिगत रूपांतरण की हम बात कर रहे हैं। भूमिगत रूपांतरण में कंद आता है, कंद जिसे हम आलू कहते हैं। कंद, यहाँ पे आलू इसका उदाहरण है। आलू, आलू पे आंखें होती हैं और यह आंखें शल्क पत्र से ढकी होती हैं, ये आपको पता है। प्रकंद की बात करें तो प्रकंद कैसा होता है, मांसल होता है, और प्रकंद में आती है आपके अदरक, हल्दी और केला। अदरक, हल्दी, केला, ये क्या है, आपके प्रकंद के उदाहरण हैं। अब हम बात करें घनकंद की, तो घनकंद में आती है अरबी, जमीकंद और केसर। और शल्क कंद में आते हैं आपके यहाँ पे लहसुन, प्याज। ये प्याज, लहसुन, प्याज जो है ये आते हैं आपके शल्क कंद में। उदाहरण दिया हुआ है कि अदरक में कायिक प्रजनन किसके द्वारा होगा, तो अदरक यहाँ पे किसका उदाहरण है, घनकंद का उदाहरण है, या फिर प्रकंद का उदाहरण है, या कंद का, या शकरकंद, यहाँ पे शल्क कंद का। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको इसमें से बताना है कि कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रजनन अदरक के अंदर किसके द्वारा होता है। तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, प्रकंद।
प्रकंद के द्वारा, ठीक है। और भूस्तारी, भूस्तारी तो आपको पता ही है, भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी, भूस्तारी का उदाहरण बताओ मेरे को, ऊपरी भूस्तारी का उदाहरण बताइए। ऊपरी भूस्तारी का उदाहरण क्या है? ऑक्जेलिस और दूब घास। भूस्तारी का उदाहरण क्या है? जास्मीन, ये देखो ये चमेली, जास्मीन। ये कैसे याद रखोगे आप? आपको याद रखना है क्योंकि भूस्तारी को बोला गया स्टोलोन। स्टोलोन का मतलब चुराना, मतलब जास्मीन को आपने चुराया, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं, ये चित्र किसका दिया हुआ है? ये अदरक का चित्र है, ये अरबी का चित्र है। ये किसका है? ये अरबी का है, ये अदरक का है। अदरक किस में आती है आपके? अदरक किस में आती है? आप देख लो कि अदरक किस में आती है। अदरक आती है प्रकंद में और अरबी आती है घनकंद में। तो ये आपका प्रकंद है, ये आपका प्रकंद है, और ये क्या है आपका? घन कंद। और ये क्या है आपका? घन, ये कंद, और ये आपका शल्क कंद, ठीक है। इन दोनों को तो याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये कंद है, ये आलू है, हमारे घरों में पाया जाता है। ये शल्क कंद है क्योंकि इसकी पत्तियां शल्क के समान हो गई, मांसल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार के रूपांतरण को हम क्या बोलते हैं? तने के रूपांतरण को हम क्या बोलते हैं? शल्क कंद। अब इस शल्क कंद में आप ये देखो बच्चों, ध्यान देने वाली बात ये है कि जो इसका तना होता है ये हासित हो जाता है। ये तना यहाँ पे कैसा हो गया? हासित प्रकार का तना है। ये तना कैसा है? हासित है। इतना सा तना है और इससे जड़ें निकल रही हैं, ये अपस्थानिक जड़ें हैं। ये कौन सी जड़ें हैं? अपस्थानिक जड़ें हैं। ये कौन सी जड़ें हैं? अपस्थानिक जड़ें। बच्चों जड़ें कौन सी है? अपस्थानिक। और तना कौन सा है? यहाँ पे हासित प्रकार का तना है। ये तना हासित प्रकार का है और इससे यहाँ पे ये शल्क पर्ण निकली है जिसे हम खाते हैं, ठीक है। तो ये प्याज का उदाहरण है, ये शल्क है। आलू की आंखें, ये ध्यान रखनी है, आलू की आंखें, आलू की आंखों में यहाँ पर ये यहाँ पे नोड होती है और ये नोड कहाँ पे आती है? पर्व संधि पे आती है और इसके ऊपर होती है इस तरह से शल्क पर्ण। तो ये आंख के जैसे दिखाई देती है, इसलिए इसको बोला गया है आलू की आंखें। इसमें आप देखो कि ये राइजोम है और ये राइजोम कैसी वृद्धि कर रहा है? ये क्षैतिज वृद्धि कर रहा है। ये कैसी वृद्धि कर रहा है? यहाँ क्षैतिज वृद्धि कर रहा है और ये कैसा है? शाखित है, ठीक है, शाखित है। ये कैसा है? शाखित है। और कैसी वृद्धि कर रहा है? क्षैतिज वृद्धि कर रहा है। और यदि आप अरबी को देखोगे तो अरबी कैसी है? अशाखित है और ऊर्ध्वाकार वृद्धि कर रही है। कैसे कर रही है? ऊर्ध्वाकार। और इस पर भी आपको नोड और इंटरनोड दिखाई देंगे, ठीक है। ये सारे के सारे ये क्या है? नोड, पर्व संधि, ये सारी की सारी पर्व संधि है और पर्व संधि के बीच में क्या है? यहाँ पे पर्व उपस्थित है। तो ध्यान रखना है क्षैतिज, ये क्षैतिज वृद्धि किसकी होती है? क्षैतिज में क्या है? अदरक, और अदरक में क्या आता है आपके? यहाँ पर प्रकंद, ठीक है। ये प्रकंद आपका राइजोम, राइजोम क्या है? क्षैतिज वृद्धि कर रहा है और ये घनकंद क्या कर रहा है? ऊर्ध्वाकार वृद्धि कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है? ये तना हुआ आपका। अब तने में वायवीय रूपांतरण देखो, और वायवीय रूपांतरण में आपको यहाँ पे स्तंभ प्रतान, पर्णाभ स्तंभ, इस प्रकार के रूपांतरण दिखाई देंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ये पूरे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पर्णाभ स्तंभ, ठीक है। पर्णाभ स्तंभ क्वेश्चन दिया हुआ है कि पत्तियों का कार्य करने वाले चपटे हरे रंग में रूपांतरित हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं? पर्णाभ स्तंभ बोलते हैं। इधर आ जाओ आप नागफनी के ऊपर, ये देखो आप, इसमें क्या हुआ कि जो ये तना है, ये तना इस प्रकार से फूल कर मोटा हो गया, चपटा हो गया और प्रकाश संश्लेषी हो गया। प्रकाश संश्लेषण ये करने लग गया और इस पे जो कांटे हैं ये इसके रूपांतरण है, ये पत्तियों का रूपांतरण है। ये जो कांटे हैं ये पत्तियों का रूपांतरण है और ये तना कैसा हो गया? ये तना फूल कर चपटा मोटा हो गया, मांसल हो गया और प्रकाश संश्लेषण करने लग गया। हमने इसको कैसे बोला कि ये तना है? क्योंकि इस पे नोड है, इंटरनोड है, इस पे पर्व है, पर्व संधि है, इसलिए हमने इसको क्या बोला कि ये तना है। यहाँ ये देख रहे हो, ये इसकी पर्व संधि है, फिर ये इसकी पर्व संधि है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका पर्व है। आप ये देखो, ये पर्ण, ये पत्तियां हैं, ठीक है। आप देख रहे हो कि ये आप देखो कि ये तना है और इस तने से यहाँ से निकली है ये तना, ये तने का रूपांतरण हुआ है और तना किस में बदल गया? कांटे में बदल गया, थोन्स में बदल गया। तो इसे हमने बोला है थोन्स। अब इसे हमने क्या बोला? थोन्स। और ये ऐसा किस में देखा गया है? बोगेनवेलिया में देखा गया है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
कि किसके अंदर तना कांटों में परिवर्तित हो जाता है। बोगनवेलिया के अंदर, नींबू के अंदर, अनार के अंदर, करौंदे के अंदर। आप अनार में देखना, अनार में कांटे होते हैं, नींबू में कांटे होते हैं, आसानी से हम जो है नींबू नहीं तोड़ पाते, अनार को भी आसानी से नहीं तोड़ पाते। बोगनवेलिया, ये सारे के सारे पौधों में जो तने का रूपांतरण है वो किसका है? जो तना है वो किस में बदल गया? कांटों में बदल गया। यहां तक आपको क्लियर हुआ? बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको क्विक रिवीजन करना है मेरे साथ में, तो बिल्कुल अलर्ट होके सीधे होके आप बैठ जाओ, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, फटाफट से क्वेश्चन के साथ में हम रिवाइज कर लेंगे। याद तो आपने पहले से ही किया हुआ है, बोलो किया या नहीं किया? ठीक है। अब अपन बात करते हैं स्तंभीय प्रतान की, स्टेम टेंड्रिल की। तो यहाँ पे जो तना होता है वो टेंड्रिल, प्रतान आप समझते हो, प्रतान जैसे वायर होता है ना, किसी के घुंघराले बाल होते हैं, तो घुंघराले बाल जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, जैसे अंगूर की बेल होती है इस प्रकार से। तो इस तरह से यह प्रतान जैसी संरचना होती है और ये तने का रूपांतरण है। और ऐसा पाया जाता है जो कुकुरबिटेसी कुल में आते हैं, जैसे कद्दू आता है, तरबूज आता है, खरबूज आता है, जो हम गर्मी के सीजन में खाते हैं ना, तरबूज, खरबूज, कद्दू, ये सारे के सारे किस में आते हैं? ये प्रतान होते हैं। इनके अंदर जो तना होता है वो प्रतान में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया आपके। आगे चलते हैं। बोगनवेलिया में कांटे किसके रूपांतरण है? तो अभी आपको बताया कि कांटे यहाँ पे किसका रूपांतरण है? तने का रूपांतरण है। पत्ती की बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि ये पर्णफलक है, ये पर्णव्रंत है, ये अनुपर्ण है, ये पर्णाधार है, और ये यहाँ पे कक्षीय कलिका है। देखो तना जो होता है, तना और पत्ती के बीच में कक्षीय कलिका पाई जाती है। कक्षीय कलिका, अक्षीय कलिका, शीर्षस्थ कलिकाएं, अलग अलग प्रकार की कलिकाएं होती हैं, ठीक है। इसके अलावा पुष्प कलिका होती है, जहां से पुष्प बनेगा वो पुष्प कलिका। कक्षीय कलिका है, जहां से अन्य शाखाएं निकलेंगी वो कक्षीय कलिकाएं होती हैं। तो इस प्रकार इनके अलग अलग नाम है। बट अभी हमें क्या देखना है? पत्ती को देख लो आप, अच्छे से पता है आपको, ये पत्ती का आधार है, इसे पत्राधार कहा जाता है। हमारे एनसीईआरटी में इसे पत्राकार लिखा हुआ है, तो आप थोड़ा सही कर लेना। ये क्या है? ये पत्रव्रंत है, ये अनुपर्ण है। देखो अनुपर्ण के भी कई रूपांतरण है, अनुपर्ण के कई रूपांतरण है। यह अनुपर्ण कांटों में रूपांतरित हो जाता है, यही अनुपर्ण ये कांटे में भी हो सकता है रूपांतरित। देखो ये कांटे में भी हो जाता है, इसके अलावा ये पत्ती में भी रूपांतरित हो जाता है, यह प्रतान में भी रूपांतरित हो जाता है। तो प्रतान में जैसे कि स्माइलेक्स के अंदर जो स्माइलेक्स होता है उसमें ये प्रतान में रूपांतरित हो जाता है, नींबू में ये कांटों में रूपांतरित हो जाता है। तो इसके अलग अलग रूपांतरण देखे गए हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे जो मुख्य बातें हैं हमारे एनसीईआरटी की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले शिरा विन्यास की बात कर लेते हैं। किसी भी पत्ती के ऊपर शिरा विन्यास होता है, तो यहाँ पर ये मुख्य शिरा है, यह मुख्य शिरा है, और इस मुख्य शिरा से अनेक सारी शिराएं निकली हैं। इन्हें शिरिकाएं भी कहा जाता है। तो शिरा विन्यास दो प्रकार का होता है, एक जालिकावत शिरा विन्यास होता है और दूसरा होता है समानांतर शिरा विन्यास। दो प्रकार के शिरा विन्यास होते हैं, आपको पता है, जालिकावत होता है, समानांतर होता है। तो जालिकावत शिरा विन्यास में भी आप देखोगे कि इसमें भी दो अलग अलग भाग हैं, लेकिन ज्यादा डिटेल में जाना ही नहीं, पहले आप देख लो जालिकावत क्या होता है। जैसे कि ये एक साधारण पत्ती है, साधारण सी ये पत्ती है, इसके अंदर जालिका बता रही हूँ आपको। तो ये मुख्य शिरा है, मुख्य शिरा से पार्श्व शिराएं निकलती हैं, और यह पार्श्व शिराओं से इस प्रकार से जालिकावत शिराएं, अन्य शिरिकाएं निकलती हैं। तो इस प्रकार के विन्यास को जालिकावत शिरा विन्यास कहा जाता है। समानांतर देखो कि ये पत्ती है, जो जैसे आपने केले की पत्ती देखी हो या आपके घर में केल का पौधा उग रहा हो, केल की पत्तियां आती है ना, तो केल की जड़ें बहुत अंदर तक जाती है, और केल के फूल भी आते हैं, एक ही फूल आता है, दो फूल आते हैं पीले पीले कलर के, बहुत सुंदर से लगते हैं। तो उन पत्तियों में इस प्रकार का विन्यास देखा गया है, इसे कहा जाता है समानांतर पर्ण विन्यास। तो जो आपको जालिकावत दिखाई देगा, जालिकावत अधिकतर द्विबीज पत्री में देखा गया है, जालिकावत अधिकतर द्विबीज पत्री में देखा गया है, और ये सारे के सारे जालिकावत के उदाहरण है, ये सारे के सारे जालिकावत के उदाहरण है। यहाँ पे दिया हुआ है
यूनिकोस्टेट, मल्टीकोस्टेट, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, इस प्रकार से नाम दिए हुए हैं। तो यूनिकोस्टेट का मतलब क्या है कि जैसे ये एक मुख्य शिरा है तो ये क्या है, यूनिकोस्टेट। अगर कई सारी मुख्य शिराएं हैं, जैसे कि ये मुख्य शिरा है, यह मुख्य शिरा है, यह मुख्य शिरा है, यह, तो ये मल्टीकोस्टेट है। इसी तरह से यहाँ पे ये मल्टीकोस्टेट है, ये मल्टीकोस्टेट है, ठीक है, मल्टीकोस्टेट। ये मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट है, ये मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट है। अगर ये सारे एक बिंदु पे मिल जाए, ये सारी की सारी शिराएं एक बिंदु पे मिल जाए तो ये कन्वर्जेंट हो जाती है। सारे की सारी शिराएं एक बिंदु पे जाके मिल जाए तो ये कन्वर्जेंट हो जाती है, और सारे की सारी अलग अलग दिशाओं में चली जाए तो ये डाइवर्जेंट हो जाती है, ठीक है। कन्वर्जेंट किस में देखा जाता है, जिजीफस, जो बोर आते हैं ना, अपन बोर, झाड़ी बोर खाते हैं, तो उसमें इस प्रकार का देखा जाता है। और लूफा एक पादप है। लूफा क्या, आपको तो कहीं भी मिल जाएगा, जैसे बेल पत्र नहीं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसके अलावा जो भिंडी विंडी होती है उसमें भी इसी प्रकार का मिलता है। आगे अपन चलें, एक शीरीय, बहुशीरीय मैंने आपको बता दिया। अब सारी एक शीरीय ये सारे हो गए। ये समानांतर है, समानांतर में भी कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ये कन्वर्जेंट प्रकार का है, ये डाइवर्जेंट प्रकार का है, ठीक है। अब पत्ती के प्रकार, तो पत्ती के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पत्ती दो प्रकार की होती है, एक होती है सरल पर्ण और एक होती है संयुक्त पर्ण। पत्ती के दो प्रकार होते हैं बच्चों, सरल पर्ण और इसके अलावा संयुक्त पर्ण। तो पत्ती के दो प्रकार आपके सामने लिखे हुए हैं, एक तो सरल पर्ण और संयुक्त पर्ण। सरल पर्ण, ये सरल पर्ण इस प्रकार की होती है, ये सरल पर्ण है, ठीक है। ये ऐसी पत्तियां आपको दिखाई देती है तो ये सरल है। संयुक्त पर्ण क्या होती है कि संयुक्त पर्ण में जो पत्तियां होती हैं, जैसे कि इसका पर्णफलक जो होता है, ये पर्णफलक, ये पर्णफलक है, यह पर्णफलक है। तो ये जो पर्णफलक होता है, यह पर्णफलक इस तरह से पर्ण की जो मध्य शिरा है यहाँ तक आ जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से पर्णक का निर्माण होता है। पर्णक, इसको हम बोलते हैं पर्णक, इसको हम बोलते हैं पर्णक, ठीक है। तो इस प्रकार की पत्ती को हम बोलते हैं पिच्छाकार, इसको बोलते हैं पिच्छाकार, ये पिच्छाकार है। पिच्छाकार संयुक्त पर्ण, तो संयुक्त पर्ण के दो उदाहरण हैं, संयुक्त पर्ण के दो उदाहरण हैं यहाँ पे, संयुक्त पर्ण के दो उदाहरण हैं। एक सेकंड रुक जाओ। तो ये तो हो गई आपकी सरल पर्ण, ये हो गई सरल पर्ण, सरल पर्ण, इरेज ऑल। तो ये है आपकी सरल पर्ण। और संयुक्त पर्ण की बात करूं तो संयुक्त पर्ण दो प्रकार की है, एक है पिच्छाकार, एक है पिच्छाकार और दूसरी है हस्ताकार। एक है पिच्छाकार और दूसरी है हस्ताकार। ये आपको पता है। पिच्छाकार में क्या होता है कि जो पत्ती होती है, यह पत्ती ही कटफट के, जो पत्ती है पत्ती का ही रूपांतरण होता है। तो पत्ती जो है वो पर्णक में रूपांतरित हो जाती है। ये देखो, ये पत्ती पर्णक में रूपांतरित हो गई, छोटी छोटी सी यहाँ पे पत्तियां बन जाती हैं। और इसमें ये जो पत्तियां जिस अक्ष पर उपस्थित है, इसे पिच्छाक्ष कहा जाता है, इसे रैचिस कहा जाता है, इसे रैचिस या फिर इसे पिच्छाक्ष कहते हैं, पिच्छाक्ष, ठीक है, इसे कहा जाता है पिच्छाक्ष। तो यह पिच्छाकार पत्ती है और ये कैसी है, संयुक्त पत्ती है। हस्ताकार की बात करूं तो ये मुख्य बिंदु पर कई सारी पर्णक होती हैं, एक ही बिंदु पर कई सारी पत्तियां यहाँ पर्णक लगे होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं हस्ताकार संयुक्त पर्ण। तो ये पर्ण के दो उदाहरण हैं। इसमें जो आपको आसपास दिखाई देती है, जो बहुत पुराने पेड़ हैं, उनमें आपको सरल पर्ण दिखाई देगी, और जो अभी अभी नए बने हैं उनमें आपको संयुक्त पर्ण दिखाई देगी। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें उद विकास हुआ है। इसमें क्या हुआ है, उद विकास हुआ है। पहले पर्ण कैसी थी, सरल प्रकार की थी, फिर बाद में कैसी हुई है, संयुक्त प्रकार की हुई है। क्योंकि जो सरल पर्ण थी वह, उसमें पर्णफलक के कटने फटने से इन पिच्छकों का या छोटी छोटी पर्णों का निर्माण हुआ है। ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे पिच्छाकार के उदाहरण दिए हुए हैं। पिच्छाकार में एक पिच्छकी, समपिच्छकी, हस्ताकार में भी है विषम पिच्छकी, द्विपिच्छकी, त्रिपिच्छकी, बहुपिच्छकी, काफी सारे उदाहरण हैं, ठीक। ये इनके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। ये क्या है, देखो, द्विपिच्छकी, त्रिपिच्छकी क्या है, ये इनकी ब्रांचेज है। जैसे आप देखो कि ये मैंने बनाया यहाँ पे डायग्राम बना के बता देती हूँ आपको, ठीक। तो जैसे ये है, आपको ये दिख रहा है, तो ये द्विपिच्छकी। फिर इसके बाद में यहाँ पे इसकी भी शाखाएं आ गई, फिर इस पे भी यहाँ पे ये पत्तियां आ गई, फिर इसके भी आगे आप कर दो,
इसके भी आगे ब्रांचेस कर दो, इसके आगे भी ब्रांचेस कर दो, तो इस पे पत्तियां आ गई। तो इस तरह से इनमें ब्रांचेस आती जाती हैं, और जितनी ज्यादा ब्रांचेस आएंगी उतनी ज्यादा ही इनके नाम होते जाएंगे, द्विपिच्छकी, त्रिपिच्छकी, इस तरह से इनके नाम होते जाते हैं। तो अभी तक तो कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं है। अब अपन बात करते हैं पर्णों के रूपांतरण, पत्तियों का रूपांतरण। तो पत्तियों का रूपांतरण एक तो शूल में होता है, जो पत्तियां होती हैं वह शूल में रूपांतरित हो जाती है, ऐसा नागफनी में देखा गया है। उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन से एक तने का रूपांतरण नहीं है? तने का रूपांतरण नहीं है। तो देखो, सिट्रस के कांटे तने का रूपांतरण है, अभी हमने देखा। फिर खीरे का प्रतान, खीरे का प्रतान मैंने देखा ना, जो कुकुरबिटेसी होता है, कुकुरबिटेसी में खीरा आ जाता है, तरबूज आता है, खरबूज आता है, कद्दू आता है, ये सारे के सारे किसके रूपांतरण है? तने के रूपांतरण है, तने के प्रतान के रूपांतरण है। ओपनशिया की चपटी संरचना, ठीक है, तो ये भी किसका रूपांतरण है? तने का रूपांतरण है। ये तने का है, यह तने का है। क्या बचा? नेपेंथिस का घट, तो ये किसका रूपांतरण है? ये पत्ती का रूपांतरण है। अभी आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं? तो पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो गई, तो मटर में पत्तियां रूपांतरित नहीं होती, प्याज में नहीं होती, शल्क पर्ण इसे बोलते हैं। सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन, ठीक है, सिल्क कॉटन में भी ऐसा नहीं होता। इसके अलावा ओपनशिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ओपनशिया, कि ओपनशिया में जो पत्तियां होती हैं यह कांटों में रूपांतरित हो जाती है। ओपनशिया, नागफनी, कैक्टस, इन सब में पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं। अब पत्तियां यदि प्रतान में रूपांतरित होती हैं तो जंगली मटर में ऐसा देखा गया है, पत्तियां मांसल पत्तियां बन गई प्याज में, पत्तियां पर्णाभ व्रंत है। देखो, इससे पहले पर्णाभ स्तंभ था, पर्णाभ स्तंभ किसके लिए? तने के लिए। पर्णाभ स्तंभ किसके लिए? तने के लिए। लेकिन पर्णाभ व्रंत किसके लिए? पत्ती के लिए। किसके लिए? पत्ती के लिए। ये देखो, पत्ती के लिए। तो पत्ती किस में रूपांतरित हो गई है? यहाँ पे ये जो पर्णाभ व्रंत है, देखो ये पत्ती होती है। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर, इधर बताती हूँ मैं आपको अलग से, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आप देख लो, जैसे तना है तो इस तने पर यह पर्णव्रंत है, ये पर्णव्रंत है, ठीक, और ये पत्ती है, ये पत्ती है। तो ये पर्णव्रंत फूलकर मोटा हो जाता है, ये पर्णव्रंत फूलकर मोटा हो जाता है, पत्ती के समान हो जाता है, तो अब इसे हम बोलते हैं पर्णाभ व्रंत, पर्णाभ व्रंत। और ये देखो कि ये पर्णाभ व्रंत है, ये जो पर्णव्रंत था ये पत्ती के समान फूलकर मोटा हो गया, तो इसे हमने क्या कह दिया? पर्णाभ व्रंत कह दिया। और ये किस में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस एग्जाम में, आई थिंक 2017 या 18 का क्वेश्चन रहा है, ये 2016 के आसपास का क्वेश्चन है ये, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में अपन बात करें पर्णप्रता की, तो इसमें आता है आपके मटर, पर्ण घट जो अभी अभी क्वेश्चन आया है, तो ये पत्ती का रूपांतरण है। पर्ण थैली यूट्रिकुलेरिया में पाई जाती है, ये भी अभी अभी हमने देखा है। फिलोटैक्सी की बात करें, पर्ण विन्यास की बात करें, तो 3 याद रखना है आपको। एकांतर, एकांतर से मतलब है कि एक नोड पे एक पत्ती है, एक नोड पे एक पत्ती है, ये एक नोड है उस पे एक पत्ती है, फिर ये एक नोड है उस पे एक पत्ती है, तो ये एकांतर है। इसमें याद रखना है समर, ठीक है, इसमें याद रखना है आपको समर। सा से यहाँ पे क्या हुआ? सा से यहाँ पे हुआ है सरसों, ठीक है, सा से यहाँ पे हुआ है, देखो सा से, और एम से यहाँ पे मस्टर्ड, आर से मतलब चाइना रोज, और एस से यहाँ पे क्या हुआ? सनफ्लावर, ऐसे से हुआ सनफ्लावर। समर, समर याद रखो, इसे समर सीजन आता है, विंटर सीजन आता है, तो विंटर समर ये चेंज होते रहते हैं। उसी तरह यहाँ पे आप देखो कि एक पत्ती आई, फिर दूसरी पत्ती आई, फिर तीसरी, फिर चौथी आई, ठीक। एक और बात बता देती हूँ कि जो पत्तियों का विकास होता है तने के ऊपर ही अग्राभिसारी क्रम में होता है। तने के ऊपर पत्ती का विकास कैसा होता है? अग्राभिसारी क्रम में होता है। जैसे ये तना है, जैसे ये तना है, ये तना है, तो इस पर जो पत्ती होगी ये सबसे ओल्डेस्ट पत्ती होगी, फिर सबसे यंग पत्ती इससे ऊपर, फिर सबसे यंग इससे ऊपर, फिर सबसे यंग इससे ऊपर। तो इस तरह से अग्राभिसारी क्रम में पत्तियों का विकास होता है, और पत्तियों का विकास किससे होता है? प्ररोह शीर्ष विभजोतक से होता है, ठीक। तो ये कुछ बातें हैं, ये आपको समझ में आ गया। एकांतर समझ में आ गया, कैसे याद रखोगे? समर से याद रखोगे। आर का मतलब चाइना रोज,
आर का मतलब चाइना रोज, गुड़हल। एम का मतलब सूरजमुखी, एम का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मस्टर्ड, मस्टर्ड का मतलब सरसों। और एस का मतलब सनफ्लावर, एस का मतलब सनफ्लावर, एस का मतलब सनफ्लावर। ठीक है, तो ये आपको समर से याद रखना है। विपरीत या सम्मुख, विपरीत या सम्मुख, विपरीत या सम्मुख, ये इस तरह से एक दूसरे के विपरीत है, तो इसको हम बोलते हैं विपरीत या सम्मुख। ठीक है, एक नोड पे दो पत्तियां आ रही हैं, एक नोड पर दो पत्तियां, और जब एक ही नोड पर, एक ही नोड पे पत्तियों का झुंड हो, एक ही नोड पे पत्तियों का झुंड हो, तो इसमें आ जाता है आपके चक्रित। तो तीन प्रकार है, एकांतर है, विपरीत है, चक्रित है। चक्रित में याद रखो अनिल, चक्रित में याद रखो अनिल, अनीला, अनिल, अनिल किसी का नाम होगा तो इसे याद रहेगा। ठीक है, तो अनिल से यहाँ पे एलेस्टोनिया नीरियम, एलेस्टोनिया नीरियम, ये चक्रित में आता है। ठीक है, पुष्प क्रम की बात करें तो दो प्रकार का पुष्प क्रम देखा जाता है। पुष्प क्रम का मतलब है पुष्प विन्यास, किसी भी शाखा पर जब पुष्पों का विन्यास देखा जाता है तो उसे पुष्प क्रम से हम देखते हैं। तो पुष्प क्रम दो प्रकार का होता है बच्चों, यहाँ पे असीमाक्षी और ससीमाक्षी पुष्प क्रम। असीमाक्षी की बात करूं, असीमाक्षी पुष्प क्रम किस प्रकार का होता है और ससीमाक्षी किस प्रकार का होता है। देखो देखो, असीमाक्षी और ससीमाक्षी, असीमाक्षी और ससीमाक्षी, इसे रेसिमोस बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइमोस। ये रेसिमोस है, ये क्या है, रेसिमोस है, और ये क्या है, साइमोस है, ये है साइमोस। देखो रेसी का मतलब रेस, जो रेस में आगे बढ़ रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस प्रकार के पुष्प क्रम में जो बढ़ होती है, जैसे कि ये पुष्प कलिका है, तो यहाँ पे पुष्प कलिका, जैसे ये पुष्प कलिका है, ये पुष्प कलिका है, ये पुष्प कलिका है, ये पुष्प कलिका है, ये पुष्प कलिका है। ठीक, तो पुष्प कलिकाओं का विन्यास यहाँ पर इस प्रकार से होता है कि शीर्ष पर कभी भी पुष्प कलिका नहीं होती, शीर्ष वाले भाग पर कभी भी पुष्प कलिका नहीं होती है। शीर्ष जो भाग होता है, शीर्ष जो बढ़ होती है, वो पुष्प कलिका में परिवर्तित नहीं होती है। तो यहाँ पर लगातार वृद्धि चलती रहती है, इसीलिए इसको बोला है असीमाक्षी। जिसकी सीमाएं अभी तक खत्म नहीं हुई है उसे हम बोलेंगे असीमाक्षी। ठीक, और ये जो असीमाक्षी है, इस असीमाक्षी में आप देखो कि जो पुष्प है ये आज विकसित हो रहा है, फिर ये कल विकसित होगा, फिर ये परसों विकसित होगा। तो जो सबसे पुराना पुष्प होगा वो सबसे नीचे मिलेगा, और जो सबसे यंग होगा वो सबसे ऊपर मिलेगा। इस प्रकार का पुष्प क्रम आपको देखने को मिलता है रेसिमोस में। इसमें आप देखो साइमोस में ससीमाक्षी प्रकार का पुष्प क्रम। तो ससीमाक्षी पुष्प क्रम में क्या होता है कि जो मुख्य शीर्ष होता है, ये मुख्य शीर्ष, यहाँ पे पुष्प कलिका आ जाती है, मुख्य शीर्ष पर पुष्प कलिका आ जाती है, और पुष्प कलिका आते ही इसकी वृद्धि क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है। इसकी वृद्धि क्या हो गई, सीमित हो गई, ये इसकी वृद्धि क्या हो गई, सीमित हो गई। तो इसीलिए इसको क्या बोला है, साइमोस। ये क्या है, साइमोस, और ये क्या है यहाँ पे रेसिमोस। इसका उदाहरण है गुलमोहर नीम, और इसका उदाहरण है ड्रोसेरा बिगोनिया। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है आपके, गुलमोहर नीम, और इसका उदाहरण है ड्रोसेरा बिगनोनिया। कई प्रकार के पुष्प क्रम आपको देखने को मिलेंगे रेसिमोस में। ज्यादातर रेसिमोस पूछा जाता है, रेसिमोस में रेसीम आता है, देखो रेसीम। ठीक है, इसके अलावा कैटकीन आता है, कैटकीन स्ट्रॉबेरी में होता है, कैटकीन। इसके अलावा स्पेंडिक्स आता है, स्पेंडिक्स आता है। इसके अलावा स्पाइक एंड स्पाइकलेट आता है, जो कि गेहूं में होता है। और छत्रक होता है, छत्रक प्रकार का होता है। मुंडक होता है, मुंडक ये सूरजमुखी में देखा जाता है। तो इसके कई सारे प्रकार हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिए। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर पुष्प पत्रों के निवेशन के आधार पर पुष्प के प्रकार। पुष्प पत्रों के निवेशन के आधार पर पुष्पों के प्रकार तीन प्रकार के हैं, अधोजायांगी, परिजायांगी और यहाँ पे अधिजायांगी या जायांगोपदिता। सबसे पहले बात करते हैं अधोजायांग। देखो सारे के सारे जायांग के नीचे, जायांग सबसे ऊपर है तो अधोजायांग। ठीक है, जायांग बीच में है और पुष्पासन ने घेरा हुआ है। ये देखो चित्र दिया हुआ है, इधर देख लो आप। ये जायांग सबसे ऊपर है, जायांग सबसे ऊपर है, बाकी सब इसके नीचे हैं। तो ये क्या है, अधोजायांग। ये क्या है, अधोजायांग।
ये अधोजायांग है, ठीक है। ये किसका उदाहरण है? अधोजायांग का उदाहरण है, ठीक। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे, इधर आ जाओ, इस वाले चित्र में देखो कि पुष्पासन ने इस जायांग को घेरा हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं परिजायांग। इसे हम क्या बोलते हैं? परिजायांग, ठीक। फिर इसके बाद में ये भी किसका उदाहरण है? ये भी परिजायांग का उदाहरण है। इसकी बात करें तो ये किसका उदाहरण है? अधिजायांग का। अधिजायांग का मतलब कि सारे के सारे पुष्प के भाग ऊपर है और ओवरी या अंडाशय नीचे है। जब अंडाशय नीचे है या जायांग नीचे है तो अधिजायांग, जब जायांग ऊपर है तो अधोजायांग। बहुत आसान सा है। तो क्वेश्चन अभी हम देखते हैं, ABCD के सही क्रम को जमाइए। तो यहाँ ABCD का क्रम दिया हुआ है, ये A, ये B, ये C, ये D। तो इसका सही क्रम आपको जमाना है। तो सही क्रम आपको जमाना है, A में क्या आएगा, B में क्या आएगा, C में क्या आएगा, D में क्या आएगा। तो आप इसको देख के बता सकते हो। देखो A वाले में, ये जो A वाला है उसमें क्या आएगा? सरसों। सरसों में क्या होता है? सरसों में अधोजायांगता पाई जाती है। फिर बात करें बेर की, तो बेर जो होता है, बेर में कौन सी होती है? परिजायांगता, तो ये भी सही है। फिर C, गुलाब, गुलाब में भी क्या होती है? परिजायांगता। फिर D, तो D में यहाँ पे आता है अधिजायांग। तो अधिजायांग में खीरा आता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कुकुम्बर। कुकुम्बर बच्चों, इस स्लाइड को जब आप जूम करोगे ना तो यहाँ सारे उदाहरण दिए हुए हैं, यहाँ सारे उदाहरण दिए हुए हैं, और उससे आपका आंसर क्या आ जाता है? फर्स्ट इसका आंसर है, ठीक है। परिजायांगी पुष्प किस में पाया जाता है? खीरे में, चाइना रोज में, गुलाब में, अमरूद में। तो बच्चों चाइना रोज में तो कौन सा होता है? चाइना रोज में होता है अधोजायांग। चाइना रोज में कौन सा होता है? अधोजायांग। चाइना रोज में है अधोजायांग, ठीक। खीरे में कौन सा है? जो खीरा भी बताया है, खीरे में है यहाँ पे अधिजायांग। खीरे में है अधिजायांग। बात करें अमरूद की, तो अमरूद के अंदर कौन सा है? अधिजायांग। अमरूद के अंदर कौन सा है? अधिजायांग। अब बचा कौन सा आपका? गुलाब। गुलाब में कौन सा होता है? परिजायांग। परिजायांग। तो उदाहरण आपका कौन सा हो गया? आंसर कौन सा हो गया? थर्ड। क्वेश्चन चल यहाँ पे देखते हैं कि सहपत्र बताया हुआ है। सहपत्र क्या होता है? असहपत्र क्या होता है? दलाप सहपत्र क्या होता है? इनके कुछ उदाहरण दिए। तो सहपत्र क्या होता है? देखो कि जो पुष्प होता है, ये पुष्प, जैसे ये पुष्प है, आपका कोई पुष्प है, ये खूबसूरत सा पुष्प है, ठीक है। तो यहाँ पे पुष्प व्रंत पर, ये जो पुष्प व्रंत है, इस पुष्प व्रंत पर छोटी सी संरचना निकल आती है, इसे हम बोलते हैं सहपत्र। इसे हम बोलते हैं सहपत्र। किसी पुष्प में आपको दिखाई देगी तो उसे हम बोलेंगे सहपत्री पुष्प, किसी में नहीं होगी तो उसे बोलेंगे असहपत्री पुष्प। ये आपका डायग्राम है पुष्प का। तो पुष्प के डायग्राम में आप देख लो कि यह ओवरी है, सारी चीजें आपको पहले से पता है। ये ओवरी है, इसमें यहाँ पर यह सहपत्र है, ये सहपत्र है, ये बाह्य दल है, ये दल है, ठीक है। ये पुंकेसर है, ये पुंकेसर है, और ये दल है, खूबसूरत से दल है, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फूल में यदि सहपत्र होगा तो इसे BR से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि फूल में सहपत्र नहीं है तो इसे EBR लिख देते हैं, ठीक है।